तो थर्मोडायनेमिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी एफ नॉट से। डेल्टा का मतलब चेंज, जी का मतलब गिब्स एनर्जी, एफ का मतलब फॉर्मेशन और नॉट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में। पहले इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन को बढ़िया से समझ लेना है। जिसको डेफिनेशन बढ़िया से आता है न्यूमेरिकल करने में बड़ी ही आसानी हो जाती है। देखो भाई क्या कहता है, it is equal to change in Gibbs energy when 1 mole of a substance is formed from its element in most stable state of existence under standard condition। एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को बढ़िया से समझना है। पहली बात कर रहा है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये होता है कि जो प्रेशर होगा एक बार के बराबर होगा। अप्रॉक्सीमेटली एक एटमॉस्फेयर भी ले लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर एक बार के बराबर होता है। टेम्परेचर की जब हम लोग बात करते हैं तो टेम्परेचर एनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गिवन टेम्परेचर पर हो सकता है, लेकिन यूजुअली साधारणतः जो टेम्परेचर लिया जाता है वो 25 डिग्री सेल्सियस। यानी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कंडीशन लिख दिया और अलग से टेम्परेचर मेंशन नहीं किया तो हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर ले लेंगे। अदरवाइज जो टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखा हुआ रहेगा, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस लिया तो 27 डिग्री सेल्सियस ही ले लेंगे। इसलिए लिखा टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन साधारणतः यूजुअली 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। और यदि किसी का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो कॉन्सेंट्रेशन जो होना चाहिए 1 मोलर के बराबर होना चाहिए। यानी ये अगर कंडीशन है तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इस डेफिनेशन में बढ़िया समझते हैं कि कह क्या रहा है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि NH3 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। NH3 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है कितने मोल का? 1 मोल का। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना है तो जिसका फॉर्मेशन होगा उसको प्रोडक्ट के साइड में रखोगे। कितना मोल? 1 मोल का फॉर्मेशन होना है NH3 का, तो उसका स्टोइकियोमेट्रिक जो कॉफिशिएंट होगा 1 के बराबर होगा। ध्यान से सुना है, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट यहाँ पर 2 नहीं, जिसका भी फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट के साइड में रखोगे और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 रखोगे। किससे फॉर्मेशन होगा? उसके एलिमेंट से। कौन कौन एलिमेंट है? नाइट्रोजन है। स्टेबल स्टेट में कैसे पाया जाता है? तो N2 के फॉर्म में, तो फॉर्मेशन N2 गैस से होगा, उसके एलिमेंट से। और एलिमेंट जो नेचर में स्टेबल स्टेट में पाया जाता है उस फॉर्म में होना चाहिए। और कौन एलिमेंट है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन नेचर में स्टेबल फॉर्म में कैसे पाया जाता है? H2 गैस के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं? एलिमेंट से फॉर्मेशन होगा और वो एलिमेंट अपने स्टेबल जो फॉर्म में होता है उसके फॉर्म में यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा। तो N2 गैस और H2 गैस से फॉर्मेशन होगा 1 मोल, यानी कि प्रोडक्ट जो आपके पास बन रहा है जिसका फॉर्मेशन होना है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट को 1 रखोगे। तो बैलेंस करेंगे ना, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये हाफ N2 हो जाएगा। बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को तो 3 एटम यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 3 के लिए 3/2 कर देंगे। 2 कैंसिल होकर 3 एटम यहाँ पर आ जाएगा। यानी बेसिकली हाफ N2 प्लस 3/2 H2 इट विल गिव 1 मोल ऑफ NH3 गैस। अब 1 मोल NH3 गैस का फॉर्मेशन उसके एलिमेंट से जो कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो कि अपने स्टेबल स्टेट में है और अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी प्रेशर कितना? 1 बार, और टेम्परेचर गिवन नहीं दिया तो 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो रिएक्शन लिखा, तो इस रिएक्शन को होने में जो गिब्स एनर्जी का जो चेंज हुआ उसको हम लोग कहेंगे गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। किसका? NH3 गैस का। 1 मोल किसी सब्सटेंस का बन रहा है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन उसके एलिमेंट से। ध्यान रखना है एलिमेंट अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में होना चाहिए। और रिएक्शन को ऐसे बैलेंस करोगे जिससे कि जिसका फॉर्मेशन हो रहा है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1, 1 मोल का ही फॉर्मेशन हो रहा है। तो जितना भी गिब्स एनर्जी का चेंज होगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड मोलर गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, है कि नहीं? तो बाय डेफिनेशन गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन किसका? NH3 गैस का जो होगा ये गिब्स एनर्जी का जो चेंज है उसके बराबर होगा। अब गिब्स एनर्जी का चेंज का मतलब क्या? गिब्स एनर्जी प्रोडक्ट का
माइनस गिब्स एनर्जी रिएक्टेंट का। तो गिब्स एनर्जी हमने लिखा जी नॉट, जी का मतलब गिब्स एनर्जी, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रोडक्ट का NH3 का जो कि गैस है। ये किसका हुआ? प्रोडक्ट का। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। गिब्स एनर्जी का वैल्यू भी जो क्वेश्चन में देगा ना पर मोल में देगा, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना भी जरूरी है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 माइनस रिएक्टेंट का गिब्स एनर्जी। रिएक्टेंट कौन है? N2, तो गिब्स एनर्जी N2 गैस का एक रिएक्टेंट तो ये है, और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? हाफ, तो हाफ से मल्टीप्लाई भी करोगे। क्या सिखा रहे हैं? गिब्स एनर्जी का जो डेटा देगा क्वेश्चन में वो भी पर मोल में देगा, इसीलिए आधा मोल से यदि फॉर्मेशन N2 का हो रहा है तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ से मल्टीप्लाई भी करोगे। प्लस गिब्स एनर्जी किसका? H2 गैस का, यानी रिएक्टेंट का आप गिब्स एनर्जी को सबको जोड़ रहे हो, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटा रहे हो और रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो। किससे डिवाइड कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से। तो ये जो आपका आया यहां से यहां तक गिब्स एनर्जी रिएक्टेंट का हुआ, ये गिब्स एनर्जी प्रोडक्ट का, तो गिब्स एनर्जी प्रोडक्ट का माइनस गिब्स एनर्जी रिएक्टेंट का, बेसिकली गिब्स एनर्जी का चेंज हुआ इस रिएक्शन के लिए। तो बाय डेफिनेशन 1 मोल किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो जो गिब्स एनर्जी का चेंज होगा उसको हम बाय डेफिनेशन कहेंगे गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड। ध्यान रखने वाली बात, जिसका फॉर्मेशन हो रहा है उसको प्रोडक्ट के साइड में रखोगे, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 पुट करोगे। एलिमेंट से फॉर्मेशन होगा, एलिमेंट अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में होना चाहिए, और उन एलिमेंट्स जो कि अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में है उसको बैलेंस करने के लिए बैलेंस ऐसे करोगे जिससे कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो प्रोडक्ट है उसका एक ही रह जाए। अब ये गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे निकालते हैं? तो देखो, कुछ जो एलिमेंट अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में है उसका गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का जो वैल्यू है IUPAC ने कुछ एज्यूम कर लिया है, उसके आधार पर दूसरे जो भी सब्सटेंस होते हैं उसके रिस्पेक्ट में गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जो एलिमेंट होता है अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में उसका वैल्यू मान लिया गया है, एज्यूम कर दिया गया, असाइन कर दिया गया कितना? 0 के बराबर। जैसे हाइड्रोजन H2 गैस का, हाइड्रोजन कैसे पाया जाता है स्टेबल स्टेट में? H2 गैस के रूप में, तो H2 गैस का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन 0 के बराबर। ये डेल्टा F ये पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं। देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका दोनों तरीके से करते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सिमिलरली नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है, तो गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन N2 गैस का 0, ऑक्सीजन O2 के रूप में तो O2 गैस का 0, Cl2 गैस का 0, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड का 0, क्योंकि स्टेबल स्टेट में ब्रोमीन Br2 जो है ना वो गैस के रूप में नहीं बल्कि लिक्विड के फॉर्म में, तो लिक्विड का 0 है, ब्रोमीन लिक्विड का 0। कार्बन डायमंड का 0 नहीं है, कार्बन ग्रेफाइट का, ये मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप्स है। किसका? कार्बन का। कार्बन का मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप जो है वो कार्बन ग्रेफाइट है, तो मोस्ट स्टेबल होने की वजह से कार्बन ग्रेफाइट का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का जो वैल्यू माना गया स्टैंडर्ड कंडीशन में वो 0 माना गया। डायमंड का 0 नहीं है, ध्यान रखना है, हमने जानबूझ के रखा है। डायमंड का 0 नहीं है, कार्बन ग्रेफाइट का 0 है। सल्फर का मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है रोम्बिक, रोम्बिक फॉर्म का 0, बाकी दूसरे फॉर्म का 0 नहीं होगा। फॉस्फोरस व्हाइट ये एक एक्सेप्शनल केस है ना, ये भी ध्यान देना, ये एक एक्सेप्शन है। हालांकि फॉस्फोरस व्हाइट जो है कम स्टेबल है रेड वाले और ब्लैक वाले से, डिस्पाइट दिस फैक्ट फॉस्फोरस व्हाइट का IUPAC ने गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन 0 माना है। इसके पीछे रीजन वो देता है कि ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और आसानी से इसको हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन फॉस्फोरस व्हाइट का 0 माना गया है स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो ये एक्सेप्शनल केस है जिसको कि आपको याद कर लेना है। अल्मुनियम हो गया, आयरन हो गया, अपने स्टेबल स्टेट में सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, तो सॉलिड स्टेट में इसका मतलब सॉलिड, तो अल्मुनियम सॉलिड Fe सॉलिड का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना? 0 के बराबर। Hg कैसे पाया जाता है? लिक्विड के फॉर्म में, सॉलिड में नहीं, Hg लिक्विड का 0। और ये आयन, ये भी खास ख्याल रखना, गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में H+ एक्वस का 0 माना गया है। तो कभी कभी ना एग्जाम में पूछ देता है कि इनमें से कौन सा सत्य है, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा और गिब्स एनर्जी का फॉर्मेशन दिया रहेगा।
जीरो दिया रहेगा। तो आपको याद रखना है किसका जीरो होता है और किसका जीरो नहीं होता है। अब गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन यदि एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट का दिया हुआ है और डेल्टा जी नॉट रिएक्शन यानी गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन पूछता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो कैसे कैलकुलेट करें? तो उसके लिए एक फार्मूला है, गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन यानी डेल्टा जी नॉट रिएक्शन, मतलब डेल्टा जी किसके लिए? पूरे रिएक्शन के लिए। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या फार्मूला है? तो गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का सबको जोड़ देंगे, समेशन गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का माइनस समेशन गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट्स का सब स्टैंडर्ड कंडीशन में। यानी कि प्रोडक्ट का गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन सबको जोड़ दो और उसमें से रिएक्टेंट का गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन को घटा दो, तो गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन आपको मिल जाता है। ये ध्यान में रखते हुए कि जो भी डेटा देता है गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का वो पर मोल में देता है। जैसे देखो यहाँ पर गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जो दिया है, 3 सब्सटेंस का डेटा पर मोल में दिया है, तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बड़ा आसान होता है ऐसे क्वेश्चन को करना। एक न्यूमेरिकल समझते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या निकालना है? डेल्टा जी नॉट रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, जबकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट का गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, CO2 का दिया, H2O लिक्विड का दिया और C2H4 गैस का दिया, लेकिन O2 का नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? दिमाग चला, बल्ब जला? O2 का नहीं देगा, N2 का नहीं देगा, H2 का नहीं देगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो एलिमेंट्स हैं मोस्ट स्टेबल स्टेट में इनका गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू 0 होता है। तो O2 का आपको याद रखना है कि गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 होता है, इसीलिए यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया। क्वेश्चन देने वाला ये जूम कर रहा है कि आपको O2 का गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में आता है। तो करते हैं, देखोगे सब ध्यान से, क्या निकालना है? डेल्टा जी नॉट रिएक्शन। क्या फार्मूला सिखाया? गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट क्या है? CO2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में CO2 गैस का एक प्रोडक्ट है। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और पर मोल के हिसाब से दिया है फॉर्मेशन, इसीलिए 2 मोल का फॉर्मेशन यदि होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में H2O लिक्विड का। ये किसके लिए मिल गया? ये मिल गया आपको प्रोडक्ट का। इसमें से माइनस करेंगे किसको? रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट कौन है? C2H4, तो गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में C2H4 गैस का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, this is G, this is gives energy of formation स्टैंडर्ड कंडीशन में किसका भाई? तो O2 गैस का है कि नहीं? O2 गैस का 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 के बराबर है। अभी आपको पता है कि ये जो O2 का गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 0 के बराबर। बाकी सबका तो डेटा दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। CO2 का कितना दिया? -400, तो -400 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा? -800। H2O का कितना दिया? -300, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया? -600। किसका मिला? प्रोडक्ट का। अब इसमें से हमको घटा देना है किसका? रिएक्टेंट का, C2H4 का। C2H4 का कितना दिया? -200 एंड प्लस O2 का 0, यानी बेस के लिए कितना हो गया? 8 से 14 -1400 एंड प्लस 200 दैट इज इक्वल टू -1200 किलो जूल के बराबर डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का वैल्यू आ गया है कि नहीं? तो कैसे निकाले? गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन को सबको एक साथ जोड़ दिया प्रोडक्ट वाले को और उसमें से रिएक्टेंट वाले को घटा दिया। गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का सबको एक साथ जोड़ दो और रिएक्टेंट को एक साथ जोड़ दो, प्रोडक्ट वाला में से रिएक्टेंट को घटा दो, तो गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। किसी किसी सब्सटेंस का गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन नहीं देता डेटा में। क्यों नहीं देता? क्योंकि क्वेश्चन देने वाला ये जूम कर रहा है कि उसका वैल्यू आपको पता है और वो जो वैल्यू होता है किसका नहीं देगा? जिसका कि 0 होता है। तो O2 का 0, N2 का 0, H2 का 0, तो उनका वैल्यू नहीं देता, वो वैल्यू आपको याद रखना है। माइनस आया, आंसर तो यही हो गया।
ये आंसर हुआ। इसका और क्या सिग्निफिकेंस है, माइनस आया, इसका अर्थ है कि डेल्टा जी नॉट का वैल्यू लेसर देन 0 आया इस रिएक्शन के लिए। स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन का वैल्यू लेसर देन 0। तो बताओ कि यह रिएक्शन गिवन कंडीशन में यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में स्पॉन्टेनियस है कि नॉट स्पॉन्टेनियस है। लेसर देन 0 का मतलब लास्ट क्लास में सिखाया था कि स्पॉन्टेनियस है। तो यह रिएक्शन गिवन कंडीशन में स्पॉन्टेनियस है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछता कि गिवन कंडीशन में यानी इस स्टैंडर्ड कंडीशन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, तो आपको डेल्टा जी नॉट रिएक्शन निकालना पड़ता और देखना पड़ता कि वो लेसर देन 0 है या ग्रेटर देन 0। लेसर देन 0 का मतलब ये हुआ कि गिवन कंडीशन यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट रिएक्शन फॉर गिवन रिएक्शन। रिएक्शन दिया है N2 और H2 का, आपस में रिएक्शन हो रहा है, NH3 प्रोड्यूस कर रहा है, और गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन किसका दिया, NH3 गैस का -200 किलोजूल पर मोल में दिया। क्या कैलकुलेट करना है, गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। क्या फार्मूला सिखाया, गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का। तो गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट है कौन, NH3। तो गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन हमने रखा NH3 गैस का। बताओ 2 से गुना क्यों किया, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, डेटा पर मोल के हिसाब से देता है। 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे भी ना, माइनस, अब देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं, गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन N2 का कितना 0। N2 और H2 का डेटा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि N2 और H2 का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू 0 माना गया है IUPAC कन्वेंशन के अनुसार, ये दिमाग में होना चाहिए। तो 0 n+3 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0, इसका भी 0, इसका भी 0। डेटा दिया है 2 मल्टीप्लाइड बाई -200 NH3 का दिया डेटा, यानी बेसिकली हो गया -400 किलोजूल। ये आंसर हुआ गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन के लिए। तो हम लोगों ने गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना सीख लिया, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन कैलकुलेट करना सीख लिया। अभी जो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन है और किसी एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है उसके बीच में एक फार्मूला एस्टैब्लिश करने वाले हैं। बढ़िया से ध्यान से देखोगे, डेरिवेशन एक बार बढ़िया से देख लो, उसके बाद फाइनल फार्मूला को याद कर लोगे। डेल्टा जी रिएक्शन का जो होता है किसी भी कंडीशन में, वो होता है डेल्टा जी नॉट रिएक्शन प्लस RT ln Q। डेल्टा जी नॉट रिएक्शन ये क्या, गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, और ये गिवन कंडीशन, किसी भी कंडीशन में डेल्टा जी रिएक्शन का वैल्यू, प्लस R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर केल्विन में, एंड ln Q, ये Q क्या है, Q रिएक्शन कोशेंट है कि नहीं, रिएक्शन कोशेंट। ये कहाँ पढ़े हो, ये पढ़ो केमिकल इक्विलिब्रियम में। क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, यानी बेसिकली ये 2 तरह का होता था। अगर कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में लिखो तो QC कहते थे, और पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को लिखो तो उसको हम लोग QP कहते थे। तो ये जो रिएक्शन कोशेंट हम लिख रहे हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं, अगर भूल गए हो तो इसके लिए केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक एक बार से रिवाइज कर लेना, है कि नहीं, तभी ये समझ में आएगा। तो चलो, रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू Q यहां पर लिखा है, और यही अगर ln में है तो Q लॉग में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 से, है ना। ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। तो ये दोनों फार्मूला हमारे पास आया। अब हम लोगों ने पढ़ा है, ध्यान से सुनो, हम लोगों ने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में ही कुछ दिन पहले ही पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी रिएक्शन का वैल्यू 0 हो जाता है कि नहीं। डेल्टा जी रिएक्शन का वैल्यू इक्विलिब्रियम पर 0, और इक्विलिब्रियम पर ये जो रिएक्शन कांस्टेंट है इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कांस्टेंट दोनों बराबर हो जाता है, कहां पर, इक्विलिब्रियम पर। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी 2 तरह का हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, एक होता है Kc और दूसरा Kp, यानी कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में लिखो तो Kc, और पार्शियल प्रेशर यदि गैस है तो पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हो, उसको हम लोग Kp कहते हैं।
तो डेल्टा जी रिएक्शन का जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम पर 0 हो गया और Q को हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह दिया। तो अब इस फॉर्मूले से पहला वाला 0 कर दिया, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन एन प्लस आर टी और एल एन क्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हुआ। तो यहाँ से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला निकल के आ रहा है डेल्टा जी नॉट का। डेल्टा जी नॉट इजकल टू रिएक्शन का, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन इट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। इस फॉर्मूले को याद कर लेना है एकदम बिल्कुल, इस पर न्यूमेरिकल बहुत पूछता है। इसी को अगर हम लिखना चाहें लॉग में तो क्या होगा, -2.303 आर टी एंड लॉग के इक्विलिब्रियम। तो दोनों ही फॉर्मेट में ये फार्मूला और ये फार्मूला बढ़िया से रट लेना। दीज टू फार्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों सेम ही है, एक एल में है और दूसरा लॉग के फॉर्म में है। तो क्या फार्मूला है, बोलो मेरे साथ, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का फार्मूला माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम या फिर -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया है किसी रिएक्शन के लिए, टेम्परेचर मेंशन है और पता है तो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन मिल जाएगा। या फिर अगर डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का वैल्यू दिया और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू एक टेम्परेचर पे पूछता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी इसी फार्मूले से आपको मिल जाएगा, जो कि आगे हम लोग न्यूमेरिकल से समझेंगे। तो देखो हमारे पास दो रिलेशनशिप आया है। एक तो आ गया जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन इट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, याद कर लेना है। और डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का एक और फार्मूला था, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। यानी वो दो फार्मूला को मिला करके एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जा सकता है। किसके बीच में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में, डेल्टा एच नॉट और टी, यानी चारों के बीच में इंटर रिलेशनशिप हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं। हमें पता है कि डेल्टा जी नॉट रिएक्शन जो है अभी डिराइव किया था माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम है कि नहीं। और हमें यह भी पता है कि डेल्टा जी नॉट रिएक्शन को लिख सकते हैं डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ये तुम लोग पढ़े ही है, डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस रिएक्शन के लिए होता है। तो यहां से एक फार्मूला आ गया भाई, एल एन के इक्विलिब्रियम इट इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर टी। इस फार्मूले को याद भी कर लेना है, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है और आईआईटी में इस फार्मूले पर क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है। एल एन के इक्विलिब्रियम का वैल्यू लिखा हुआ था, यहाँ पर कुछ इसका वैल्यू 5 दे दिया और यहाँ पर कुछ 6 माइनस 6 अपॉन टी ऐसे कर दिया। तो वहाँ से वैल्यू पूछ रहा था डेल्टा एस नॉट का और डेल्टा एस नॉट का। यानी फार्मूला अगर याद है तो कोफिशिएंट को कंपेयर करके हम वैल्यू डेल्टा एस नॉट और डेल्टा एस नॉट का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को इस फॉर्मेट में याद रखना जरूरी है। अब ये एक जो फार्मूला आया इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं किस एक्सिस पर, एक्स और वाई एक्सिस पर। जहां पर कि एक्स एक्सिस पर 1 अपॉन टेम्परेचर पुट किया, टेम्परेचर केल्विन में, तो 1 अपॉन टी का जो यूनिट होगा पर केल्विन, और वाई एक्सिस पर एल एन के इक्विलिब्रियम। देखोगे ध्यान से, ग्राफ देख करके भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। यदि एल एन के इक्विलिब्रियम को y मान लिया है ना, y एक्सिस है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, y। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y। डेल्टा एस नॉट और डेल्टा एस नॉट को हम मान रहे हैं कि गिवन रिएक्शन के लिए कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये वाला वैल्यू क्या, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट c, और ये माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, ये भी एक कांस्टेंट है, यानी बेसिकली क्या, और 1 अपॉन टी को मान रहे हैं x, 1 अपॉन टी को क्या मानेंगे, x। तो y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं mx प्लस सी। देखो ये x क्या माना, 1 अपॉन टी, c क्या है, ये जो c जो है वो बेसिकली कांस्टेंट डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। ध्यान से देखोगे मैथ से थोड़ा सा। और ये जो m है वो है क्या है, स्लोप,
तो इस स्लोप का वैल्यू कितना माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, दिस इज नथिंग बट स्लोप। यानी बेसिकली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्ट्रेट लाइन है जिसका कि इंटरसेप्ट कितना होगा c के बराबर, c कितना डेल्टा एस नॉट अपॉन आर के बराबर, ये इंटरसेप्ट हो गया। ये पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि डेल्टा एस नॉट का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पर हम ऐसे ही पॉजिटिव ले लिए, हालांकि ये वाला वैल्यू नीचे भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब जरा देखो ध्यान से, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन भी ना, स्ट्रेट लाइन भी जो अगर हम प्लॉट करें तो ऊपर भी हो सकता है इसका स्लोप और नीचे भी हो सकता है, इसका स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड करेगा डेल्टा एच नॉट के वैल्यू पर कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि नहीं। स्लोप कितना माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, तो डेल्टा एच नॉट अगर नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल्टा एच नॉट यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव, यानी स्लोप क्या होगा नेगेटिव, यानी स्लोप पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है कि नहीं। ये थीटा है और ये भी थीटा, यानी बेसिकली tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है और tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। अब यहाँ पर देखो जो हमने स्लोप यहाँ पर जिस तरह से ग्राफ खींचा, इसका स्लोप क्या है पॉजिटिव, स्लोप का वैल्यू कितना है तो माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, और स्लोप क्या है पॉजिटिव। ध्यान से देखोगे स्लोप है पॉजिटिव, स्लोप है पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव होने के लिए डेल्टा एच नॉट का वैल्यू नेगेटिव होना पड़ेगा। तो डेल्टा एच नॉट का वैल्यू लेसर देन जीरो है कि नहीं, तभी ना माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। अर्थात ये जो ऊपर वाला ग्राफ खींचा गया डेल्टा एच नॉट नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। तो ऊपर वाला जो ग्राफ है, ऊपर वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हुआ। कभी कभी ग्राफ दे देता है और पूछता है कि ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन किसके करस्पॉन्डिंग है, तो ऊपर वाला लाइन के लिए डेल्टा एच नॉट का वैल्यू नेगेटिव, यानी रिएक्शन कैसा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें कि डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है। सर ये तो हम लोग पढ़े नहीं, पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में, इसके जस्ट आगे वाला जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स के बाद वो थर्मोकेमिस्ट्री। और ये हम लोग एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़े थे। दो तरह का रिएक्शन होता है, एक होता है एंडोथर्मिक जिसमें हीट देना पड़ता है, और एक होता है एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकलता है। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। अब इसका स्लोप देखो, बढ़िया समझोगे। स्लोप क्या, फार्मूला तो यही ना, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, और स्लोप इसका क्या है निगेटिव है। अब निगेटिव होने के लिए डेल्टा एच नॉट का जो साइन है वो पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव होगा। यानी डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव का मतलब ये रिएक्शन कैसा हुआ एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक हुआ। मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है नीचे वाला जिसका कि स्लोप नेगेटिव है, वो किसके लिए है एंडोथर्मिक के लिए, है कि नहीं। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए नीचे वाला स्लोप हुआ। तो याद रखने वाली बात ध्यान से सुनो, एक तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना, एल के इक्विलिब्रियम इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी। कभी कभी पूछ देता है कि एल के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1 अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर किसमें केल्विन में, का जो ग्राफ होगा वह कैसा होगा स्ट्रेट लाइन होगा, और उसका इंटरसेप्ट कितना डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, स्लोप कितना तो माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर के बराबर होगा। स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप निगेटिव भी हो सकता है। स्लोप पॉजिटिव होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए और स्लोप जो निगेटिव होगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं कि वेरिएशन जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ कैसे होता है। देखो यार, कोई एक केमिकल रिएक्शन है और उसके लिए हमने मान लिया कि ये जो K1 है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट टेम्परेचर T1, और K2 जो है ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट टेम्परेचर T2, है कि नहीं। अब हम लोगों ने अभी एक फार्मूला पढ़ा क्या, ln K, तो ln K1 लिख दें, इट इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर T1। ये हमने मान लिया कि K1 जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट T1 पर है, तो T1 रखा। ये भी मान रहे हैं कि उस केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एस नॉट और डेल्टा एच नॉट का वैल्यू टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहा, हालांकि करता है, लेकिन यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि
टेम्परेचर चेंज कर रहा है, लेकिन डेल्टा एस नॉट और डेल्टा एस नॉट प्रैक्टिकली कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा। इक्वेशन नंबर 1, सिमिलरली ln k2 इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर T2। ये इक्वेशन नंबर 2 आया है कि नहीं। यानी बेसिकली टेम्परेचर T1 और T2 पर हमने 2 इक्वेशन लिख दिया। अभी जो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था ln k इजकल टू डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर टी, एक T1 पर और दूसरा T2 पर। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन सेकेंड में से पहला वाला इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो ln k2 माइनस ln k1 क्या हो जाएगा, ln k2 अपॉन k1, है कि नहीं। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एस नॉट अपॉन आर बाहर निकल जाएगा और यह आ जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो एक फार्मूला आया, एक रिलेशनशिप आया कि टेम्परेचर चेंज करेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू किस तरह से वेरी करेगा। इसी फार्मूले को अगर हम लॉग में लिखेंगे तो लॉग k2 अपॉन k1 इट इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो लॉग में ये फार्मूला और एलएन में ऊपर वाला फार्मूला, दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, दोनों ही फॉर्मेट में आपको याद कर लेना है। एलएन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2.303 से, तो इधर करोगे तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा ना। तो टेम्परेचर अगर चेंज करेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इस तरह से आपका चेंज करेगा। तो इस पर भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, T1 और T2 दे देगा, है कि नहीं, और K1 और K2 का वैल्यू T1 T2 पर दे देगा और उस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नॉट का वैल्यू पूछ सकता है। तो इसी फार्मूले से आपका डेल्टा एच नॉट का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, वो हम कैसे पता करें, या उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में हम किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू को देख करके बता सकते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन में वह जो रिएक्शन है वह स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉट स्पॉन्टेनियस होगा या इक्विलिब्रियम पर होगा। यानी बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो हम लोगों ने एक फार्मूला डिराइव किया था डेल्टा जी नॉट, किसके लिए, रिएक्शन के लिए। क्या फार्मूला था, तो -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम या -RT ln के इक्विलिब्रियम। लॉग में ये होता है ना, गुना करते हैं 2.303 से, तो इसको याद रखना है। अब हमारे पास ये फार्मूला है किस कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने ये फार्मूला -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम का रख दिया। अब जरा देखोगे ध्यान से, यदि केस 1 जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस से, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी फिजिबल रिएक्शन, अर्थात गिवन कंडीशन में यह रिएक्शन हो रहा है, तो हमारे पास कंडीशन कैसा है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का है वो लेसर देन 0 होना चाहिए, डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड कंडीशन है तो नॉट लगा दिया, यानी डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, लेसर देन 0 होना चाहिए। अब देखो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू लेसर देन 0 है, थोड़ा मैथमेटिकली सोचोगे तो ये राइट हैंड साइड भी लेसर देन 0 होगा, निगेटिव होगा। अब ये माइनस लगा है, आर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, टेम्परेचर केल्विन में पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो लॉग के इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू है हम कह सकते हैं, मैथमेटिकली बस एनालाइज करना है, लॉग के इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट अगर नेगेटिव है तो इस वैल्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा। लॉग एक्स का वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो एक्स का वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए, है ना, मैथ्स होता है। तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तभी ये लॉग के इक्विलिब्रियम का वैल्यू पॉजिटिव होगा। यानी कि ध्यान से सुनो, किसी एक केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो वह रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होगा, अर्थात फॉरवर्ड डायरेक्शन में वह रिएक्शन हो रहा होगा। केस सेकेंड,
रटना नहीं है, इसको एनालाइज करना है और खुद से सोच सकते हैं जो थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा। यदि रिएक्शन नॉट स्पॉन्टेनियस है, फॉर नॉट स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस कहो या फिजिबल कहो, दोनों ही बात सेम है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, नॉट फिजिबल रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो कोई एक केमिकल रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस उस डायरेक्शन में नहीं है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये डेल्टा जी नॉट का वैल्यू पॉजिटिव हो, इसके लिए माइनस लगा तो ये पूरा वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। अब ये तो 2.303 RT ये पॉजिटिव है, तो लॉग के इक्विलिब्रियम का वैल्यू नेगेटिव होगा, तभी तो नेगेटिव और नेगेटिव मिल करके पॉजिटिव बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे केस में लॉग के इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिल करके डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो जाएगा। कभी भी लॉग अगर मैं कह दूँ 1 से, तो लॉग x का वैल्यू लेसर देन 0 यानी नेगेटिव होता है, तो x का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, ये मैथ्स है। तो ऐसे केस में लॉग के इक्विलिब्रियम इज नेगेटिव, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा होना चाहिए। क्या बातें हम लोगों ने सीखी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यदि है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। यदि स्टैंडर्ड कंडीशन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉट स्पॉन्टेनियस है, अर्थात फॉरवर्ड डायरेक्शन में वह रिएक्शन नहीं हो रहा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। 2 केस। केस 3, यदि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, इफ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, है कि नहीं। यदि इक्विलिब्रियम पर होता है कोई भी एक केमिकल रिएक्शन, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि डेल्टा जी का मान 0 के बराबर हो जाता है। अब स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करा तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। अब डेल्टा जी नॉट का वैल्यू 0 है, लेफ्ट हैंड साइड 0, तो राइट हैंड साइड भी 0 होना पड़ेगा। इसके लिए लॉग के इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लॉग का जो वैल्यू होगा वो 0 होना चाहिए। देखो याद रखना है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, यानी बेसिकली ये तभी पॉसिबल है जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 1 के बराबर होगा, है कि नहीं, सॉरी 1 के बराबर होगा। तो हम लोगों ने सीखा क्या भाई, यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू किसी एक रिएक्शन के लिए 1 है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में वह रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो वह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 1 से छोटा है, तो वह रिएक्शन उस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन का मतलब क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो ये तीनों ही बढ़िया से कॉन्सेप्ट याद रख लेना है, और थ्योरी में ये हर जगह क्वेश्चन पूछता है, चाहे जेईई मेन की बात करो, जेईई एडवांस की बात करो या नीट की बात करो, थ्योरी में कॉन्सेप्चुअल ये क्वेश्चन पूछता है। तो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा और फार्मूला पढ़ा, उन कॉन्सेप्ट पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट रिएक्शन ऑफ ए रिएक्शन इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू 10⁵ एट 27 डिग्री सेल्सियस। क्या पूछ रहा है, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन पूछ रहा है, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए फार्मूला डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का। क्या फार्मूला होता है, लॉग वाला लिखा करो, क्योंकि लॉग की जो वैल्यू होती है वो 10 के रिस्पेक्ट में आपको पता होता है। -2.303 RT एंड लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम। अब वैल्यू को पुट करते हैं, -2.303, आर का वैल्यू क्या पुट करें, डिपेंड करता है कि 4 ऑप्शन में आर का वैल्यू किस में, एनर्जी का जो वैल्यू है डेल्टा जी नॉट का जो वैल्यू है किस में दिया, जूल में दिया कि कैलोरी में दिया। अगर जूल में दिया तो आर का वैल्यू 8.314 और कैलोरी में दिया तो 2 के बराबर पुट करेंगे। मान लो कि आंसर जो है
वो जूल या किलो जूल में दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू 8.314। टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस। न्यूमेरिकल करते करते इतना अभ्यास हो गया, 27 कहते के साथ दिमाग में आ जाता है कितना केल्विन, 300 केल्विन। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करते हैं, शुरुआत से बताते रहे। तो आर का वैल्यू भी हो गया टेम्परेचर केल्विन में 300 केल्विन, है कि नहीं। एंड लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 टू द पावर 5 दिया हुआ है, तो लॉग 10 टू द पावर x अगर है तो उसका वैल्यू x होता है। यानी बेसिकली इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -5 बाहर निकल जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300 लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। यानी बेसिकली इतना जूल के बराबर आंसर आया। यही अगर आंसर डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का कैलोरी में होता तो ये जो आर का वैल्यू 8.314 रखे हैं इसके जगह पर 2 पुट करते तो आंसर हमारा कैलोरी में आता। हो सकता है कि आंसर जो है किलो जूल में दिया हुआ हो, तो किलो जूल के लिए क्या करोगे, जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो -5 इंटू 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300 एंड डिवाइड कर दोगे किससे, 1000 से, तो ये आंसर जो आ जाएगा किस में आ जाएगा, किलो जूल में, है कि नहीं। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गिवन रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस पर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जबकि क्वेश्चन में रिएक्शन लिख करके एक प्रोडक्ट का NH3 गैस का गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखा, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन NH3 गैस का दिया हुआ है किलो जूल में। तो देखो भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से निकालना है, अगर इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट रिएक्शन दिए हुए इन्फॉर्मेशन से मिल जाए तो फार्मूला तुम्हारे पास है डेल्टा जी नॉट रिएक्शन इक्वल टू -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। तो वहाँ से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए सर्वप्रथम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन। तो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन क्या गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में आपको याद है, नहीं याद है तो फिर से मैं बता रहा हूँ, ये होता है गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का माइनस गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट का। तो गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का है कौन, NH3, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में किसका, NH3 गैस का। ये प्रोडक्ट का हुआ, 2 से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री जो कॉफिशिएंट है वो 2 है और जो डेटा देता है जनरली पर मोल में देता है ना, किलो जूल पर मोल में, तो आप 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये तो प्रोडक्ट का हुआ माइनस रिएक्टेंट का, गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन N2 गैस का। सर इसका तो डेटा दिया ही नहीं दिया, इसलिए क्योंकि इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि IUPAC ने एज्यूम किया है 0 के बराबर, है ना, बाय कन्वेंशन, IUPAC कन्वेंशन। N2 का भी गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन और H2 का भी गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 के बराबर होता है। पीछे भी हमने लिखाया है, करवाया है, तो बढ़िया से याद रखना है। यानी ये वाला वैल्यू N2 के लिए भी 0 और H2 के लिए भी 0, तो आपके पास गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन आ गया कितना, ये आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये माइनस साइन बाहर अगर निकाल दे तो 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3, ये वैल्यू आपके पास आ गया है ना। गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में NH3 गैस का जो दिया 2 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया, तो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का वैल्यू मिल गया। अब इधर से देखते हैं, हमारे पास जो फार्मूला डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का होता है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में, वो क्या होता है, बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो -2.303 RT एंड लॉग के इक्विलिब्रियम, यही तो होता है। यानी बेसिकली -2.303 R का वैल्यू कौन पुट करोगे, किलो जूल में दिया ना, तो ये भी किलो जूल के लिए, यानी जूल वाला वैल्यू पुट करोगे 8.314। टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया 300 और लॉग के इक्विलिब्रियम। लेकिन ध्यान रहे अभी तक ये जो वैल्यू आपने आर का रखा, वो जो रखा वो किस में, जूल में, लेकिन इधर वाला तो किलो जूल है,
ये किलो जूल है तो ये भी किलो जूल, तो इधर भी किलो जूल में होना चाहिए। तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं किससे, 1000 से। कॉमन टर्म को कैंसिल कर दो, देखो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8.314 कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हुआ, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो 10 दूना 20, यानी कि लॉग के इक्विलिब्रियम इट इज इक्वल टू आ गया 20। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए वैल्यू आ गया लॉग, यहाँ बेस कितना 10, तो 10 का पावर 20, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आया। बहुत हाई है, 10 का पावर 20, इसका एक सिग्निफिकेंस भी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत हाई होता है तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा और रिएक्टेंट बहुत कम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत हाई होने का मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, 100% नहीं, लगभग कंप्लीट हो गया, रिएक्टेंट नेग्लिजिबली स्मॉल बचेगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। अभी के लिए आंसर तो यही हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो है 10 का पावर 20 के बराबर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर रिएक्शन दिया हुआ है N2O5 का कन्वर्जन NO2 गैस और O2 गैस में हो रहा है, बैलेंस करके रिएक्शन दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 टू द पावर 5, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 10 का पावर 5 दिया हुआ है। गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में N2O5 गैस का, रिएक्टेंट का N2O5 का गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया 10 किलो जूल पर मोल। टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर तो केल्विन में कन्वर्ट कर लो, 273 जोड़ो तो टेम्परेचर हो जाएगा 298 केल्विन। क्या पूछता है, गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में किसका, NO2 गैस का। ये कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू की बात कर रहा, टेम्परेचर की बात कर रहा, तो तुरंत दिमाग में फार्मूला आ जाना चाहिए डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का। डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का या तो ln वाला फार्मूला या तो लॉग वाला फार्मूला। कौन सा फार्मूला लिखें तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आंसर किस फॉर्मेट में दिया। अगर आंसर ln के फॉर्मेट में दिया तो ln वाला, लॉग के फॉर्मेट में दिया तो लॉग वाला। ये क्वेश्चन जो है जेईई मेन में अभी 3-4 साल पहले ये पूछा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे। और यदि डेल्टा जी नॉट रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर के हेल्प से मिल गया तो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन के लिए एक और फार्मूला गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का जोड़ देना है और उसमें से गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट का माइनस कर देना है। तो हमें NO2 का पूछता है, O2 का 0 होता है और इसका दिया हुआ है, तो उस फार्मूले से गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन NO2 का मिल जाएगा। देखो कैसे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डेल्टा जी नॉट रिएक्शन, है कि नहीं। डेल्टा जी नॉट रिएक्शन के लिए फार्मूला कौन, तो आंसर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ था जेईई मेन में जो क्वेश्चन आया था वो ln में था, तो ln में ही हम आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो ln के फॉर्मेट में क्या फार्मूला था, -RT ln के इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, है कि नहीं, -RT ln के इक्विलिब्रियम। अब डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। R का वैल्यू अगर जूल में दिया हुआ है, उसमें तो जूल में ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट जूल में ही लिखा हुआ था, तो R का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर भी जूल की बात कर रहा है तो यहाँ पर भी R का वैल्यू आपको जूल में ही रखना पड़ेगा, 8.314। टेम्परेचर किसमें, केल्विन में, कितना 298 केल्विन। एंड ln के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया 10 का पावर 5, तो 10 का पावर 5 यहाँ पर हमने पुट कर दिया। लेकिन ये जो आया R का वैल्यू जूल में पुट किए हो और ये किलो जूल है, तो यूनिफॉर्म करने के लिए, यूनिट को यूनिफॉर्म करने के लिए ये जो वैल्यू 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो ये भी किस में हो जाएगा, किलो जूल में हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का वैल्यू यहाँ से ये आया, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। ये तो फार्मूले से आ गया, टेम्परेचर वाला फार्मूले से और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले फार्मूले से। अब डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का एक और फार्मूला गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में देखोगे, गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में किसका, NO2 गैस का। ये हमको नहीं पता, यही कैलकुलेट करना है। एन प्लस O2 का, O2 का क्या होता है 0, गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में O2 का 0, यानी हाफ मल्टीप्लाइड बाई गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन O2 का, तो O2 का हमने सिखाया है कि 0 होता है। ये किसका मिल गया, प्रोडक्ट का,
इसमें से किसका माइनस करोगे, रिएक्टेंट का, यानी गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में रिएक्टेंट कौन है, NO2 N2O5 गैस का। ये जीरो समझ में आया, जीरो किसके लिए, O2 गैस के लिए। हाफ मल्टीप्लाइड बाय जीरो कितना होगा, जीरो, O2 गैस का जीरो होता है, याद रखना है। अब ये वाला जो वैल्यू है हमको नहीं पता, लेकिन ये वाला वैल्यू तो पता है, यानी फिर से लिखते हैं। देखो हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को बराबर कर सकते हैं ना, दोनों तो सेम ही है। तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में NO2 गैस का, जो कि हमको निकालना है, माइनस दिस वैल्यू N2O5 का दिया हुआ है कितना, 10 किलो जूल पर मोल। स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 1 है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये लेफ्ट वाला होगा, इधर राइट साइड में इसका वैल्यू को पुट करते हैं, इट इज इक्वल टू -8.314 मल्टीप्लाई बाई 298 ln 10 का पावर 5 एंड बटा 1000 है कि नहीं। अब ये जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में NO2 गैस का, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, है कि नहीं। यानी बेसिकली 10/2 ये कितना हो जाएगा, 5। राइट हैंड साइड में जाकर के आप अपने से कर सकते हैं, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखोगे ध्यान से। -10 उधर जाएगा तो +10 होगा, 2 से डिवाइड भी करोगे तो 5 हो जाएगा, एंड -8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298 ln 10 to the power 5 एंड डिवाइड बाई 1000 एंड डिवाइड बाई दिस, ये जो 2 है इधर हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये आपका सॉल्व करने पर आंसर इसी फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ भी था। जेईई मेन के 4 ऑप्शन में ना आंसर इसी फॉर्मेट में दिया हुआ था। तो गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन NO2 गैस का आ गया, किस में आएगा, जो कि R का वैल्यू जूल में कन्वर्ट किया और 1000 से डिवाइड भी किया हो, ये भी किलो जूल, ये भी किलो जूल, तो किलो जूल पर मोल के बराबर ये आंसर गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में NO2 का आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर ए रिएक्शन रिलेशन बिटवीन डेल्टा एस नॉट टेम्परेचर केल्विन में इज गिवन एज ln K इक्विलिब्रियम इट इज इक्वल टू 5 + 4/T, कैलकुलेट डेल्टा एस नॉट प्लस डेल्टा एच नॉट। ऐसा क्वेश्चन ना पूछते ही रहता है, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, यानी IIT में एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। और ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछता है तुरंत दिमाग में फार्मूला आ जाना चाहिए और फार्मूला को कंपेयर बस कर देना है। जैसे ln K इक्विलिब्रियम की बात किया, डेल्टा एच नॉट की बात किया, डेल्टा एस नॉट और टेम्परेचर की बात किया, तुरंत दिमाग में वह फार्मूला जो कि हमने सिखाया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको रट लेना है, पूरा दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या फार्मूला था, ln K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एस नॉट अपॉन RT। बस दोनों फार्मूला के जो कॉफिशिएंट है उसको कंपेयर कर देना है और आंसर आपका आ जाएगा। यानी ln K इक्विलिब्रियम के लिए देखोगे ध्यान से कैसे सॉल्व करते हैं। ln K इक्विलिब्रियम डेल्टा एस नॉट और डेल्टा एच नॉट वाला फार्मूला लिखते हैं। क्या फार्मूला बोलो साहब, डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन RT, है कि नहीं। एकदम सिमिलर फार्मूला, फॉर्मेट एकदम बिल्कुल सेम। तो क्या करेंगे, जो कॉफिशिएंट है 1 अपॉन टेम्परेचर का वो कंपेयर कर देंगे और कांस्टेंट को कंपेयर कर देंगे। यानी बेसिकली दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयर करो, कंपेयर करो। कंपेयर करते हैं तो 5 और डेल्टा एस नॉट अपॉन आर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो डेल्टा एस नॉट अपॉन आर इट इज इक्वल टू 5। ये बड़ा आसान होता है, सारा बच्चा अगर आपको फार्मूला याद है तो उसको कर ही लेता है। तो डेल्टा एस नॉट का वैल्यू 5R के बराबर आ गया। एक आंसर तो आ गया भाई, है कि नहीं। अब डिपेंड करता है कि डेल्टा एस का वैल्यू जूल में दिया, किलो जूल में दिया या फिर कैलोरी में दिया। कैलोरी में देगा तो आर का वैल्यू 2 और अगर जूल में देगा तो आर का वैल्यू 8.314 पुट करेंगे। यही आंसर हो गया डेल्टा एस नॉट का। और फिर 1/T का जो कॉफिशिएंट है इस इक्वेशन में माइनस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर और 1/T का कॉफिशिएंट पहले वाले दी हुई इक्वेशन में 4 के बराबर। यानी बेसिकली डेल्टा एस नॉट का वैल्यू आ गया -4R के बराबर,
है कि नहीं। आर का वैल्यू डिपेंड करता है, अगर जूल में दिया तो 8.314 और कैलोरी में दिया तो 2 पुट कर देंगे, तो डेल्टा एच नॉट भी आ गया, डेल्टा एच नॉट भी आ गया। डेल्टा एच नॉट का वैल्यू निगेटिव है। अब निगेटिव का मतलब क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एंडोथर्मिक सिखाया है, निगेटिव डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे भी पूछ सकता था क्वेश्चन में, हो सकता है कि इस तरह से आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दे दे, 2-3 क्वेश्चन दे और पूछे कि रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नॉट का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव कि निगेटिव, तो निगेटिव। या पूछ सकता है कि यह जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, तो चूंकि डेल्टा एच नॉट का वैल्यू निगेटिव है इसलिए यह रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आंसर तो यही हो गया, इसमें तो यही पूछा डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एच नॉट। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर 5R डेल्टा एच नॉट का वैल्यू और डेल्टा एच नॉट का वैल्यू -4R के बराबर हुआ।